India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया, आधार सिर्फ पहचान प्रमाण, नागरिकता उम्र वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं। मसले पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। ट्रांसजेंडर अधिनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट की लंबित कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक, केंद्र को नोटिस, बड़ी पीठ से सुनवाई संभव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का महिला से ऑप्शन फॉर्मूला उचित, 14 जुलाई तक प्रस्ताव अंतिम करने का निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त आदेश, HIV पॉजिटिव व्यक्ति के अवैध हिरासत पर तहसीलदार के खिलाफ जांच, 2 लाख जुर्माना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ चुनाव आयोग ECI से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के प्रमाण के तौर पर हो, न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बी मोहना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया कि पहचान सत्यापन से परे अन्य उद्देश्यों के लिए आधार का लगातार इस्तेमाल आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के खिलाफ है। इस धारा में साफ है कि आधार नागरिकता या निवास का सबूत नहीं है। याचिका में UIDAI की अगस्त 2023 की अधिसूचना का भी हवाला दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता, पते या जन्मतिथि का नहीं। उपाध्याय ने कहा कि आधार के लिए निवासी का पंजीकरण हो सकता है, जिसमें वे विदेशी भी शामिल हैं जो पिछले साल 182 दिन भारत में रह रहे हों। किराए के एग्रीमेंट या स्थानीय जनप्रतिनिधि की सिफारिश जैसे साधारण दस्तावेजों में भी आधार बन जाता है। इससे घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों को आधार मिलने और फिर वोटर कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बनवाने का मौका मिलता है। याचिका में आरोप है कि ऐसे लोग आधार से शुरू करके राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस तक दस्तावेजों की चेन बना सकते हैं। इससे वे भारतीय नागरिकों के लिए बनी कल्याण योजनाओं और अन्य लाभ ले सकते हैं। उपाध्याय ने आशंका जताई कि अगर आधार के आधार पर नए वोटर बनते रहे तो चुनाव की पवित्रता पर असर पड़ेगा। अवैध प्रवासी आधार और अन्य दस्तावेज लेकर वोटर बन जाते हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। याचिका में कहा गया कि इससे वोटर सूची प्रभावित होगी और लोकसभा में बराबर प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर असर डालने वाले परिसीमन पर भी असर पड़ेगा। एक बार जब घुसपैठिया कुछ फर्जी दस्तावेज और फिर वोटर ID बना लेता है तो भ्रष्टाचार वाले देश में मुश्किल नहीं है, तो वह राज्य चुनाव में वोट करने का हकदार हो जाता है। वोटर बढ़ते हैं तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी प्रभावित होता है। याचिका में कहा गया, इन चिंताओं को देखते हुए उपाध्याय ने कोर्ट से निर्देश देने की मांग की है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो, धारा 9 और UIDAI अधिसूचना के मुताबिक, नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के प्रमाण के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन कानून 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए देश भर के हाई कोर्ट में लंबित कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी मोहना की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया कि केंद्र सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया। केंद्र ने मांग की है कि सभी मामलों को एक जगह स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए।
पीठ ने राजस्थान, कर्नाटक, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर फिलहाल आगे कोई सुनवाई न करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से दलील दी कि एक ही कानून के संवैधानिक वैधता को कई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसलिए इनकी संयुक्त सुनवाई जरूरी है। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि मामले सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो इन्हें 3 जजों की पीठ के सामने रखा जाए। तुषार मेहता ने कहा, 2014 का नालसा बनाम भारत संघ फैसला जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा कर रहे हैं वह 2 जजों की पीठ का था। इस बड़े संवैधानिक मुद्दे पर व्यापक विस्तार के लिए बड़ी पीठ की जरूरत होगी। उनका कहना था कि हाई कोर्ट के लिए नालसा फैसले से अलग दृष्टिकोण अपनाना मुश्किल होगा। पीठ ने संकेत दिया कि वह सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है या फिर उन्हें एक साथ जोड़कर किसी एक हाई कोर्ट को सुनवाई के लिए सौंप सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता डॉक्टर चंद्रेश जैन ने दलील दी कि 2026 का संशोधन अधिनियम संविधान के खिलाफ है। उनका तर्क है कि यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आत्मनिर्धारण के अधिकार को कमजोर करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नालसा फैसले में मौलिक अधिकार माना था। उन्होंने कहा, संशोधन का कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय आधार नहीं है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून को चुनौती देने वाली मूल याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। याचिकाओं ने आरोप लगाया है कि संशोधन ने आत्मनिर्धारण की अवधारणा खत्म कर दी है, जो नालसा फैसले की भावना के विरुद्ध है। अब अंतिम निर्णय से पहले सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सभी लंबित याचिकाओं की सुनवाई किस मंच और किस पीठ से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के दौरान तमिलनाडु में खाली रह गई 151 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों पर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक करादे की पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इन रिक्त डीएम और एमसीएच सीटों की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस को भेजे। इसके बाद इन सीटों को अखिल भारतीय मेरिट सूची के आधार पर भरा जाएगा। कोर्ट ने आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में मांग की गई थी कि तमिलनाडु कोटे की खाली रह गई सुपर स्पेशलिटी सीटें ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफर कर दी जाए और नीट एसएस 2025 काउंसलिंग के दूसरे चरण में जोड़ी जाए। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ताओं ने आंतरिक काउंसलिंग राउंड कराने की मांग भी की थी, ताकि देश भर के योग्य अभ्यर्थी इन सीटों के लिए आवेदन कर सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनके पुराने फैसले के अनुरूप है। उस फैसले में कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए आरक्षित सीटें भरने की छूट दी थी, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी जो सीटें खाली रह जाएं, उन्हें केंद्र सरकार अखिल भारतीय मेरिट से भर सकती है। इसी सिद्धांत के आधार पर पीठ ने निर्देश दिया कि 151 खाली सीटों का डेटा डीजीएचएस को दिया जाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों का प्रवेश हो सके। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि काउंसलिंग के समय जो कट ऑफ लागू थी, उसे बरकरार रखा जाएगा जब तक बदलाव जरूरी ना हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ इस केस के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है। इसे भविष्य के मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। इस फैसले से अब उन 151 सुपर स्पेशलिटी सीटों के भरने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो तमिलनाडु के राजकोटे में खाली रह गई थी। अब देश भर के पात्र डॉक्टर अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर इन सीटों पर डीएम और एमसीएच में दाखिला ले सकेंगे। कोर्ट के निर्देश से न सिर्फ सीटें बर्बाद होने से बचेंगी, बल्कि सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टरों की कमी भी कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस प्रस्ताव को उचित सुझाव बताया, जिसमें राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 10% सह ऑप्शन सीटें चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पराजित महिला उम्मीदवारों से भरी जाए। कोर्ट ने बीसीआई को हितधारकों से सलाह करके 14 जुलाई तक अंतिम तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहाना की पीठ राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30% प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने संबंधी पुराने आदेशों के कार्यान्वयन पर सुनवाई कर रही थी। पीठ को बताया गया कि अधिकांश राज्य बार काउंसिल के चुनाव पूरे हो चुके हैं और परिणाम घोषित हो गए हैं। अब अकेला मुद्दा महिलाओं के 10% सह ऑप्शन सीट भरने का तरीका बचा है। सीजीआई ने कहा कि बीसीआई का सुझाव तर्कसंगत है कि चुनाव में ज्यादा वोट पाकर हारने वाली महिलाओं को लिया जाए। जब एक वकील ने याद दिलाया कि कोर्ट ने पहले कहा था कि 10% सह ऑप्शन
असफल उम्मीदवारों के लिए कोटा न बने, तो सीजेआई ने स्पष्ट किया कि कोर्ट का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं बल्कि 30% प्रतिनिधित्व देना था। कोर्ट ने बीसीआई की वकील राधिका गौतम को अधिकृत किया कि वह नए निर्वाचित राज्य बार काउंसिल सदस्यों और अन्य हितधारकों से सलाह करके इस ऑप्शन के लिए एक समान तंत्र बनाए। कोर्ट ने कहा कि यह तंत्र पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए और राज्य की विशेष परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा भिन्न भी हो सकता है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने गोवा, दमन, दीव और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या उठाई। उन्होंने कहा गोवा में 4000 वकील हैं, फिर भी महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। सीजेआई ने इसे वास्तविक मुद्दा मानते हुए कहा कि बीसीआई राज्य बार काउंसिल से ऐसी विशेष चिंताओं पर बात कर सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्न पक्षों के सुझावों को देखते हुए बीसीआई 10% सह ऑप्शन के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष मानदंड तय करेगा। यह मानदंड राज्य बार काउंसिल की परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। बीसीआई को नया प्रस्ताव 14 जुलाई तक कोर्ट में देना होगा। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल ऑफ बीसीआई में महिलाओं के 30% प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया था। इसमें 20% सीटें सीधे चुनाव से और 10% सह ऑप्शन से भरी जानी है। बीसीआई ने सुझाव दिया कि सह ऑप्शन उन महिलाओं को मिले जो चुनाव लड़कर कम अंतर से हारी और पराजित उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट पाया। पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धुलिया की हाई पावर्ड चुनाव पर्यवेक्षी समिति ने सलाह के बाद यह प्रस्ताव कोर्ट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 के नियम 23(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस नियम के तहत अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार का पात्र सदस्य उसकी हत्या या हत्या में मदद का आरोपी है तो परिवार को मिलने वाली अनुकंपा वित्तीय सहायता निलंबित कर दी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल अनुकंपा वित्तीय सहायता पर लागू होता है, अनुकंपा नियुक्ति पर नहीं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अतुल चौहान की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अतुल के पिता गजेंद्र सिंह चौहान, जो हरियाणा में जूनियर बेसिक टीचर थे, की 2021 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसे बाद में हत्या का मामला माना गया। अतुल की मां पर हत्या की साजिश का आरोप था। आपराधिक कार्यवाही के दौरान अधिकारियों ने परिवार के अनुकंपा लाभ के दावे को लंबित रख दिया। अक्टूबर 2024 में मां संदेह का लाभ देकर बरी हो गई, लेकिन बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लंबित है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने नियम 23(1) के आधार पर अतुल के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विचार टाल दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसे सही माना और कहा कि विधवा का दावा पहले तय होगा, फिर बेटे का। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। पीठ ने कहा कि नियम 23(1) संवैधानिक है क्योंकि इसका उद्देश्य यह रोकना है कि जिस व्यक्ति की मौत से दावा उत्पन्न हुआ है उसी की हत्या में शामिल व्यक्ति को लाभ न मिले। कोर्ट ने इसे दंडात्मक नहीं माना बल्कि रोकथाम और नियामक प्रावधान बताया। अस्थायी निलंबन आपराधिक कार्यवाही की अवधि तक सीमित है, इसलिए यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन कोर्ट ने माना कि राज्य और हाईकोर्ट ने गलती से इसे अनुकंपा नियुक्ति पर लागू कर दिया। 2019 के नियमों में अनुकंपा वित्तीय सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की अलग परिभाषा, पात्रता और सक्रिय है। नियम 23(1) में सिर्फ वित्तीय सहायता का जिक्र है, इसलिए इसे नियुक्ति पर नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने हरियाणा अधिकारियों को 3 महीने में अतुल के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर फैसला करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तुरंत राहत देना है, इसलिए नियम में न होने वाले आधार पर इसे टाला नहीं जा सकता। और मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर लोविका मल्होत्रा। लोविका, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें जस्टिस संजय कैरोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2019 की व्याख्या की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रूल 23 क्लॉज 1, जो मर्डर या मर्डर अबेटमेंट के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान बेनिफिट्स को सस्पेंड करता है, सिर्फ कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस पर लागू होता है और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
रूल्स 2019 में कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंस और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स बनाया गया है। इसीलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस से संबंधित रिस्ट्रिक्शंस को अपॉइंटमेंट के क्लेम्स पर लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रूल 23 क्लॉज 1 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही हरियाणा सरकार को इस कानूनी खामी को दूर करने और रूल्स में आवश्यक संशोधन पर विचार करने की सलाह भी दी है। धन्यवाद। धन्यवाद लोविका, आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक गरीबी में जी रहे दृष्टिबाधित व्यक्ति और उसकी बुजुर्ग मां की मदद के लिए हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर एक मामला दर्ज किया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहाना की पीठ ने ओडिशा की बुजुर्ग महिला राधिका भुए और जन्म से दृष्टिबाधित बेटे जापा भुए के लिए कई निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, हमारा ध्यान सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के होने पर नहीं बल्कि उनके धरातल पर लागू होने पर है। कोर्ट ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से परिवार से मिलकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। सदस्य सचिव को मां और बेटे के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया। प्राधिकरण को परिवार की रहन सहन की स्थिति, सरकारी योजनाओं का लाभ और आवास योजना के तहत अलग मकान की पात्रता पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दृष्टिबाधित जापा भुए को पैरालीगल स्वयंसेवक के रूप में शामिल किया जाए। वह अन्य दिव्यांगों को कानूनी अधिकार समझाने में मदद करेगा और उसे न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं बल्कि निरंतर मानदेय मिलेगा। पीठ ने कहा, राज्य सहस यह सुनिश्चित करे कि मां बेटे को गरिमापूर्ण जीवन के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं मिले। राधिका भुए और जापा भुए ओडिशा के सोनपुर जिले में रहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की स्थिति और खराब हो गई। वे टूटी दीवारों और कमजोर छत वाले एस्बेस्टस के मकान में रहते हैं, जो रसोई, शयन कक्ष और बैठक सब में है। कई योजनाओं के बावजूद उन्हें केवल मामूली पेंशन और सीमित राशन मिल रहा है। बार बार आवेदन के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के बाद तय की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तहसीलदार तेजपाल पारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच के आदेश दिए और एचआईवी पीड़ित व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने पर उसे 2 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा। न्यायमूर्ति फरजंद अली और न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य सरकार नहीं देगी। मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा था। 5 मार्च को राजस्व अधिकारियों ने व्यक्ति को दोषी मानकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत 3 महीने की सिविल कैद दी थी। जिला कलेक्टर ने अपील खारिज कर दी, लेकिन 15 अप्रैल को अपर मंडल आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने पर सहमत होने के बाद सजा निलंबित कर दी। इसके बावजूद व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया। हिरासत में रखे व्यक्ति की पत्नी ने बार बार आवेदन दिए और हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीण याचिका दायर की। कोर्ट के हस्तक्षेप पर 8 जून को उसे रिहा कर दिया गया। 12 जून के आदेश में कोर्ट ने बताया कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति 53 दिन तक अवैध हिरासत में रहा। उसकी पत्नी कैंसर रोगी है और पति को देखभाल से वंचित रही है। खंडपीठ ने कहा कि उसने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा जहां वरिष्ठ अधिकारी के निलंबन आदेश के बावजूद राजस्व अधिकारी ने बीमार और असहाय व्यक्ति को हिरासत में रखा हो। कोर्ट ने तहसीलदार की हठधर्मिता और कानून की अवहेलना को अभूतपूर्व बताया। तहसीलदार ने दावा किया कि उसे आदेश की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि अपीलीय आदेश अधीनस्थों को भेजे जाते हैं। तहसीलदार ने खुद माना कि उसे 1 जून को आदेश मिला, फिर भी 7 दिन तक रिहाई नहीं की गई। कोर्ट ने कहा, जानकारी के बाद भी हिरासत जारी रखना प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जानबूझकर हनन है। यह नागरिक समाज और जवाबदेही के सिद्धांत के लिए खतरा है। जांच पूरी होने तक पारिक को राजस्व मुख्यालय से संबंध रखा जाएगा। 1 जून के बाद ही हिरासत को कोर्ट ने अवैध घोषित किया। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड प्रकट करने संबंधी कानूनी प्रावधान क्या है।
डेमोक्रेसी में वोटर्स को सिर्फ वोट देने का ही नहीं बल्कि इन्फॉर्म चॉइस करने का भी अधिकार है। इसलिए इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की जानकारी डिस्क्लोज करनी होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई कैंडिडेट अपने खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस या लीगल प्रोसीडिंग की जानकारी एफिडेविट में ना दे तो क्या उस कैंडिडेचर की प्रभावित हो सकती है? इंडिया में इलेक्शन एफिडेविट्स का फ्रेमवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और फॉर्म 26 के थ्रू रेगुलेट होता है। इसके तहत कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल केसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देनी होती हैं ताकि वोटर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हाल ही में मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नॉमिनेशन केस 2026 ने इस इशू को फिर से चर्चा का विषय बनाया। उनकी नॉमिनेशन इस एलिगेशन पर रिजेक्ट कर दी गई थी कि एफिडेविट में एक पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग डिस्क्लोज नहीं की गई थी। कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस में जुडिशियल इंटरफेरेंस के लिमिट्स पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। ये कंट्रोवर्सी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। कोर्ट्स बार बार एम्फसाइज कर चुके हैं कि इलेक्शन एफिडेविट्स का पर्पस वोट्स को कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड की कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है। कोर्ट्स बार बार एम्फसाइज कर चुके हैं कि इलेक्शन एफिडेविट्स का पर्पस वोटर्स को कैंडिडेट के बैकग्राउंड की कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.